जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग सीटेट का जो पेपर 2 है, तो आज हम लोग करेंगे सीटेट पेपर 2 का। सीटेट पेपर 2 का जो साइंस होता है ना, जो 30 नंबर के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साइंस का जो है आज से हम लोग साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे। साइंस का सीरीज कहने का मतलब यानी क्लास 7 से लेकर के और 10 तक का जो भी NCERT होता है, तो क्लास 7 का आज से हम जो स्टार्ट किए हैं क्लास 7 का जो NCERT है, तो उस बुक का आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर वाइज उसका कवर करेंगे। जहाँ से आप इसको अगर कर लेते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने के चांसेस समझिए कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो देख सकते हैं यही आपका क्लास 7 का NCERT बुक है, जिसका पहला चैप्टर है आपका पादपों में पोषण। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पादपों में पोषण, यानी पेड़ पौधा जो होता है उसमें पोषण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो पादपों में पोषण कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा जो होता है उसमें पोषण। तो चलिए हम लोग कक्षा 6 में यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ से लिखा हुआ है कि कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। सभी जीवों के लिए क्या है? भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। तो भोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो भोजन के घटक है आपका प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। तो भोजन के घटक जो है आपका कौन कौन सा है? भोजन का घटक प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये 4 है आपके। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सभी जो है आपके भोजन के घटक है। भोजन के घटक है। तो भोजन के जो ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इसे ही ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन के घटक हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। यानी जो जीव है, अन्य जीव है, मानव और अन्य जीव है, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर यानी पादपों पर निर्भर, पेड़ पौधा पर जो है सो निर्भर अन्य जीव करते हैं। जबकि पेड़ पौधा जो है स्वयं से खुद ब खुद अपना भोजन बना लेते हैं, अर्थात वह स्वपोषी है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ से लिखा हुआ है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो पादपों में पोषण की विधि, पादप जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, वह अपना भोजन किस प्रकार से बनाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस यहाँ से करेंगे। तो केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ अपने प्रवेश से उपलब्ध होते हैं। यानी पेड़ पौधे, पादपों में जो पोषण होता है, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो वो जो है सो जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, ये तीनों की सहायता से अपना भोजन, और सूरज का प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं। अतः पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं।
तो सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग को क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। चलिए, उसे स्वपोषण कहते हैं। और आगे देख लेते हैं यहाँ से, कहते हैं ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं जो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। लेकिन ऐसे पादप को स्वपोषी, स्वपोषी किसे कहेंगे? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो पेड़ पौधा जो होता है वो स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन स्वयं खुद ब खुद बना लेता है। लेकिन जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होता है वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, यानी पादपों पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग जो जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, हम लोग मनुष्य जो हुए, क्या करते हैं हम लोग? पादपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। पहेली जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? तो पहेली जानना चाहती है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उस प्रकार से जो है सो हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते, इसका कारण बताइए। तो अब हम यह पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों पर निर्मित होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में पादप अपने प्रवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। जो पादपों में खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण होता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक जाने का काम होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों में होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। ठीक है, कहता है मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। खनिज जो है जड़ यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म आगे कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से किसके बारे में जानेंगे? कोशिका के बारे में जानेंगे। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। इमारत जो बनता है, हमारा घर बनता है, किससे बनता है? ईंटों से बनता है। इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। हमारा जीवों का, जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, सभी जीवों का शरीर जो बनता है कोशिका से बनता है। कोशिका में क्या सब होता है? तो कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है, एक कोशिका द्रव होता है और कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। कोशिका क्या होती है? एक पतली बाह्य संरचना द्वारा कुछ इस प्रकार का घिरी होती है। ठीक है, होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो कुछ इस प्रकार से घिरी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाता है। इसमें एक सुस्पष्ट संरचना होती है। तो इसमें एक जो सुस्पष्ट संरचना होती है, यहाँ पर ये जो है सुस्पष्ट संरचना, इसे हम केंद्रक कहते हैं। और चित्र 1.1 में केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। चारों ओर से एक पदार्थ से जो ढका होता है, घिरा होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग कोशिका के बारे में समझ गए होंगे। तो जिस प्रकार से हमारे घर यानी हमारी इमारतें ईंटों से बनता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है, तो हमारा शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है, जिस कारण से हम कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकादार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पेड़ पौधा में जो रंध्र जो पाया जाता है उसमें छोटा छोटा छेदा, उस रंध्र द्वारा वायु की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, जिसे छिद्र, इसी छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। जल जो है सो जल एवं खनिज जो होता है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। ये जो वाहिकाएं होता है पादपों में वो एक नली के समान होता है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। ये जो नली होती है वो जड़ से लेकर के तना, शाखा एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है, एक सही रास्ता बनाती है। तो पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो परिवहन के विषय में आप क्या करेंगे, अध्याय 11 में पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर जल कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको सूर्य की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। आगे यहाँ से है, यहाँ हम लोग पढ़े कि हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन फिर से डाइऑक्साइड एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का एक चरम स्रोत है, यानी निश्चित रूप से सभी जीवों के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। आगे कहता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर, भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी कहने का मतलब है, यदि इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे का विकास नहीं होगा, पेड़ पौधे का भोजन नहीं बनेगा, और पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो हम लोग भी इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। यानी इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आगे है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल मुक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल ग्रहण कर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रक्रम में क्या होता है कि ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः मंद यानी स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूलरूपी हो जाती है। इस पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पर कि जाते हैं, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो पाया जाता है पत्तियों में वो भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
आगे हम लोग देखेंगे कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ जो है विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तन कर मृदा से निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होता है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के संश्लेषण संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। आगे है कि पादपों में पोषण की अन्य विधियां। जो पेड़ पौधा होता है उसमें पोषण की अन्य कौन कौन सी विधियां हैं? तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपना पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। इसे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.15 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरवेल का पादप है। ये किसका पादप है? अमरवेल का। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह किसका है? जो ये पीली पीली जो संरचना दिखाई देती है पेड़ पर, ये क्या है? अमरवेल है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं कि जिस पेड़ पर ये होते हैं ना, उसी से अपना भोजन जो है सो अपना प्राप्त कर लेते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम अन्य जंतु? तो अमरवेल का जो संबंध होता है परजीवी का संबंध होता है। यहाँ से लिखा है कि क्या हम एवं अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी है। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आगे लिखा हुआ है, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या आपने विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में पादप को देखिए। इसकी घड़े यानी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाला ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाता है। तो ये जो कीटों को भक्षण करने वाला, खाने वाला जो पादप होता है कीटभक्षी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे घटपर्णी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? घटपर्णी।
ये जो घटपर्णी जिसको पीचर प्लांट भी नाम होता है, ये घड़े के समान होता है। ये एक ढक्कन जैसा ऐसे खुला रहता है। इसमें ज्यों ही जो है सो कीट इसमें घुसता है, बस ये ढक्कन बंद हो जाता है और क्या हो जाता है, ये उसको खा जाता है। ठीक है, यहाँ से अब आपका मृतजीवी। मृतजीवी क्या होता है, तो आपने बाज़ार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप कुछ इस प्रकार से देखते होंगे। तो क्रियाकलाप 1.2 में कहा है कि ब्रेड यानी डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इस किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए आप रख दीजिए अथवा उस समय तक रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये संरचनाएं सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बे के रूप में हो सकती है। किसी आवर्धन लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। आपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं, कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाले जंतुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिसे वे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पादपों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। कवक जो होता है, फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों के कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कहता है, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो कवकों से खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना आवास एवं पोषक तत्व किसी दूसरे के साथ बांटते हैं, तो उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब आपने पूरे चैप्टर के अंदर में क्या सीखा वो यहाँ एक लाइन में दिया गया है। तो सभी जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपने वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग अपने वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना जो है सो खाद्य संश्लेषण खुद कर लेते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश एकदम जरूरी है। कहता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जो जटिल रासायनिक पदार्थ है वो प्रकाश संश्लेषण के क्या है, उत्पाद है।
आगे कहा गया प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है क्लोरोफिल के सहायता से ही पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा का क्या किया जाता है, संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है एवं ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कहता है कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है। अमरबेल जैसे पादप जो है, अमरबेल जो है आपका परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जंतुओं पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः जिसे जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्लास 7 का जो NCERT बुक है, जो NCERT बुक है उसका पहला चैप्टर जो है पादपों में पोषण, पहला चैप्टर का क्या नाम था, पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण का संपूर्ण हम लोग आज जो है सो यहाँ से कवर कर चुके हैं। और आप लोग जो है सो इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरा सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।